नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। इस शो में बताएंगे शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके सोमवार के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का बहुत स्वागत है आज के शो में। और सबसे पहले बात करते हैं शुक्रवार के बाजार की। तो सुपर स्पीड से भाग रहे शेयर बाजार ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड्स आज तोड़ दिए। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 71,000 के आंकड़े को पार कर गया। वहीं निफ्टी भी तेजी का रिकॉर्ड बनाते हुए 21,500 के करीब पहुंचा। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 969 अंकों की जोरदार उछाल के साथ 71,484 के स्तर पर बंद होने में रहा कामयाब। निफ्टी 274 अंकों की उछाल के साथ 21,457 के स्तर पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 48,000 के पार बंद होने में रहा कामयाब। आज के कारोबार में HCL टेक, TCS और इन्फोसिस जैसे आईटी शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। हालांकि नेस्ले, भारती एयरटेल और मारुति सुजुकी के शेयरों में गिरावट का रुख रहा। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से अब जानते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार के नए कीर्तिमान छूने के क्या है बड़ी वजह। जिस तरह से भारतीय बाजारों ने इस हफ्ते की दमदार शुरुआत की, अंत उससे कहीं बेहतर किया है। जी हां, बिल्कुल सोमवार और मंगलवार के दिन भारतीय बाजारों ने नए रिकॉर्ड बनाए और बुधवार तक हल्के फुल्के कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग के मूड माहौल में थे। लेकिन गुरुवार को सुबह जब अमेरिकी बाजारों से संकेत आते दिखे कि अब वहां पर ब्याज दरों में कटौती होना निश्चित है, उसके बाद जो नई तेजी बनी वो भारतीय बाजारों ने हाथों हाथ ली और तेजी का ये नया मूड, नया माहौल बाजारों में बनता हुआ दिखा। आज के सेशन में भी आप देखिए क्या गजब का एक्शन भारतीय बाजारों के लिए होते हुए दिखा है। आज फिर से नया रिकॉर्ड बना। सेंसेक्स इतिहास में पहली बार 71,000 के पार निकला ही नहीं बल्कि 71,600 के भी लेवल्स आपको देखने को मिले। बैंक निफ्टी पहली बार 48,000 का लेवल छूते हुए और उसके पार बंद होते हुए दिखा और निफ्टी 21,500 के बेहद करीब पहुंचकर बंद होता हुआ नजर आया। यानी कि एक और बड़ा ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, चौतरफा खरीदारी का माहौल, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बेहद मजबूत, लगभग सारे सेक्टर्स तेजी में अपना योगदान देते हुए, दे भी क्यों ना, लोकल संकेत हो चाहे ग्लोबल, दोनों मजबूत। एफआईज की तरफ से खरीदारी के दमदार आंकड़े भारतीय बाजारों में जोश भरते हुए हल्के बाजार और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हर उछाल में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके पोजिशन जो हल्की कर रहे हैं वो, और या फिर थोड़ी बहुत जो शॉर्ट बना रहे हैं वो बाजार को और ऊपर लेकर जा रही है। इसके ऊपर लगातार 6 दिनों से तेजी का सिक्सर अमेरिकी बाजारों ने लगाया और डाउ फ्यूचर्स आज भी मजबूत ट्रेड कर रहे थे। तो ऐसे में कैसे रुकेंगे, कैसे घटेंगे? डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे, बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे। मतलब आप देखिए हर तरह से संकेत बहुत बेहतर, ग्लोबल भी और हमारे अपने भी। और इन्हीं के दम पर आज फिर से भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन रहा और स्पेशली आखिरी 1 घंटे में बाजारों ने जो दौड़ लगाई, बिल्कुल एकदम जबरदस्त मूड माहौल बना दिया वीकेंड के लिए। बिल्कुल, तो बाजार के नए कीर्तिमान पर चर्चा हम करेंगे संदीप जी से, लेकिन उससे पहले एफआईआईज डीआईआईज के डेटा को भी देख लेते हैं। और शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी बिकवाली की है, तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब 9,239 करोड़ रुपए की भारी भरकम खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,077 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आइए अब चलते हैं हमारे आज के खास एक्सपर्ट संदीप जैन के पास। संदीप जी, हर कोई चीज बाजार के फेवर में जाती हुई नजर आई और ये जो हमने रैली देखी स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद, फिर फेड का बयान आया और बाजार बस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, पर अब आगे क्या, ये बताइए। बिल्कुल, बहुत सही कहा कि पिछले हफ्ते के इलेक्शंस ने गजब का माहौल बनाया और इस हफ्ते फेड ने माहौल बनाया जब डोमेस्टिक क्यूज तो बहुत दिनों से बढ़िया थे और ग्लोबल क्यूज खराब थे, फिर भी उस बावजूद भी मार्केट्स तो बढ़िया कर ही रहे थे। और अब लगता है
कि ग्लोबल क्रूज इतना बढ़िया हो गया, बॉन्ड यील्ड स्टॉक आउट कर गए, फिर फेड के पॉजिटिव बयान काफी, और दूसरा वहां पे इन्फ्लेशन के बारे में उनका जो पॉजिटिव स्टेटमेंट था, इन सब से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आई फील दैट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट, और उसकी वजह से मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे है। और अभी भी देखिए यूफोरिया नहीं है। मुझे कई बार ऐसा होता है कि 2007 की रैली अगर याद आती है और कितनी तेजी कंटिन्यूसली आती है तो लगता है कि यूफोरिया हो गया। और एफआईआईज जब भी बाइंग में आते हैं वो लोग किस तरीके ही बाइंग करते हैं, और लार्ज कैप्स इनफैक्ट आउट परफॉर्म अब कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप भी साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उतना अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना पहले आउट लार्ज कैप स्मॉल कैप पे अंडर परफॉर्म कर रहा था। सो ओवरऑल स्मॉल कैप इज डूइंग वेल, मिड कैप थोड़ा ठंडा था, बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल था, बट निफ्टी आज बहुत साउंड था, उसमें भी आईटी इंडेक्स, क्योंकि जब आप यूएस मार्केट्स में स्ट्रेंथ आती है तो आईटी स्टॉक्स विल डू वेल। तो उसी तरह पे आज आईटी स्टॉक्स की वजह से आज मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली दिखी। और आगे भी मुझे लगता है जिस तरीके से एफआईआईज बाइंग में है और गिफ्ट निफ्टी अभी भी ग्रीन में है और अच्छा खासा आज तेजी में बंद हुआ है, तो अच्छा वीकेंड था जो अनिल जी ने सही कहा। एंड आगे का हफ्ता भी मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए और तेजी बनी रहनी चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन काफी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो शानदार अब हफ्ते के लिए, नए हफ्ते के लिए रहे तैयार। आइए अब संदीप जी से जानते हैं उनकी फेवरेट पिक्स भी। संदीप जी, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? पोजिशनल पिक के तौर पे एम्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, आप देखिए कुछ केमिकल स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं और रबर केमिकल्स और पेंट्स वाले स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे हैं। तो उसी तरह से मैंने एक कंपनी लाई हुआ एम्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, 521 पे बंद हुआ है, 560 570 का टारगेट और 507 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक भी संदीप जी आपसे जान लेते हैं, कौन सा स्टॉक पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए आपको? लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही कंसोलिडेटेड स्टॉक और बहुत ही कंसोलिडेटेड सेक्टर जहां पे बहुत ज्यादा चाल नहीं आई है, बट ये स्टॉक फिर भी अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म किया। जैसे कि हम अगर आप देखते हैं एचयूएल वगैरह को, तो ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन और गजब की कंपनी है और बेहतरीन, देखिए फेमिनिन उसमें बहुत बड़ा ब्रांड है, हेल्थ केयर में, बिजनेसेस में और फेम केयर में बड़ा ब्रांड है, जहां पे हम उनकी ब्रांड देखते हैं, विक्स जैसी ब्रांड है, विस्पर जैसी ब्रांड है, ओल्ड स्पाइस, ये सारी ब्रांड्स बनाने वाली कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। और इनफैक्ट इस शो में मैं इसको काफी बार रेकमेंड कर चुका हूं और सबसे बढ़िया बात है डाउनसाइड रिस्क लगती नहीं है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ स्टॉक है और ये सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू दी अदर सेक्टर्स। और बट फिर भी ये अगर देखें तो डाबर, एचयूएल और इन सब से कंपेयर करते हैं तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी करेगा। अब कंपनी के मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं तो बेहतरीन फंडामेंटल्स है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे थे, मतलब इनफैक्ट सितंबर क्वार्टर पिछले सितंबर क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 154 करोड़ के पैट के सामने 211 करोड़ का पैट था कंपनी में। दैट इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग, इतना बड़ा जंप आया है। और 734 करोड़ का पैट था टीटीएम बेसिस में, विच इज एवर हाईएस्ट। एंड जिस तरीके के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर्स देखे तो दे आर अमेजिंग, 101% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत कम कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 80% का, तो इस तरीके के फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और आगे भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया दिख रहे हैं इस कंपनी के एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स, इसके ग्रोथ के नंबर्स और बेहतर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 12-13% के लगभग रही है, सेल्स की कैगर 10-11%, 16% के लगभग प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल में रही है। सो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स में लेना चाहिए। 19,730 का पहला टारगेट, 19,950 का दूसरा टारगेट। संदीप जी, एक वेरी क्विकली पोजिशनल और लॉन्ग दोनों के अपने टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे सर जल्दी से? या पोजिशनल में मैंने एप्कोटेक्स दिया था 560-570 का टारगेट दिया था, 507 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 560-570 आर द 2 टारगेट्स एंड 507 इज द स्टॉप लॉस। और यहां मैंने टारगेट दिया है पीएनजी हाइजीन में 19,730 से लेकर 19,950। ओके सर, तो ये रही दोनों पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक्स संदीप जी की तरफ से। पहले कॉलर से बात कर रहे थे मुंबई से सुहास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सुहास जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते संदीप जी। यूनावाला के 284 से 500 केप्स है,
और मुझे ये भी जानना था कि पूनावाला से निकल के जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करूं या फिर पूनावाला ठीक है। क्या राय रहेगी संदीप जी आपकी, पूनावाला फिनकॉर्प में बने रहे या फिर आगे बढ़े? तो पूनावाला फिनकॉर्प वैसे मैंने ज्यादा रेकमेंड नहीं किया हुआ पास में, हालांकि अच्छा चला हुआ है। और थोड़े मेरे एनबीएफसी अभी इन दिनों में जो आरबीआई का जो वो आया था अनाउंसमेंट, उसके बाद थोड़े एनबीएफसी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू बैंक्स ऑल्सो एंड पीएसयू बैंक्स ऑल्सो। बट पूनावाला सर्टेनली एक अच्छी कंपनी है, जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं बहुत ही गजब के हैं। जो कंपनी के पास इनफैक्ट कोरोना के बाद से जो प्रोमोटर ग्रुप है उसका जो पावर एक बड़ा है, मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि फाइनेंशियल्स में जबरदस्त वो है, स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से आगे भी आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा ही करेगी। और जिस तरीके का क्वार्टरली रिजल्ट था वो अमेजिंग रिजल्ट थे। 860 करोड़ का पैट 163 करोड़ के पैट के सामने, सितंबर 2022 में 163 करोड़ का पैट था, उसके सामने 860 करोड़ का पैट है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में ये बने रहे। और जियो फाइनेंशियल्स अगर लेना है तो इनको कम से कम मेरे हिसाब से 1.5-2 साल का नजरिया बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी देखिए अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे सब कुछ देखने को मिलेंगे। बट एक समय लगेगा। बट सर्टेनली एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी और बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट है, तो वहां पे भी रिजल्ट्स बनेंगे। तो नया स्टॉक लेना है तो दूसरे एनबीएफसी के मुकाबले तो मुझे लगता है जियो लिया जा सकता है, बट पूनावाला फिनकॉर्प में बने रहे। बिल्कुल, तो पूनावाला फिनकॉर्प में बने रहे, यही राय संदीप जी आपको दे रहे हैं। राजस्थान से मानवेंद्र जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका? बने रहे जी। हेलो जी, मैं अशोक लेलैंड और मदरसन सुमी वायरिंग 2 शेयरों का सवाल था। मैं अशोक लेलैंड के 500 शेयर बाय करना चाहता हूँ 5 साल के लिए, तो किस लेवल पे एंट्री लेना है ये जानना था। और मदरसन सुमी वायरिंग। अच्छा, अशोक लेलैंड जी, ओके। मदरसन दोनों स्टॉक लेना, मदरसन सुमी भी लेना चाह रहे हैं? मदरसन सुमी मैम खरीदा हुआ है 58 के भाव पे 200 शेयर, और अशोक लेलैंड बाय करना चाहता हूँ 500 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, किस लेवल पे एंट्री लेनी? बिल्कुल सर, अशोक लेलैंड पर पहले राय लेना चाहेंगे। 500 शेयर खरीदना चाह रहे हैं, कौन से लेवल पर एंट्री की आपकी सलाह रहेगी? देखिए अशोक लेलैंड मुझे अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। और देखिए थोड़ा अंडर परफॉर्म किया और करेक्टेड है ऊपर के लेवल से। बेस्ट पार्ट इज कि आप देखिए 192 के लेवल से 174 के लेवल्स पे आया हुआ है। और उससे भी बढ़िया बात है रिजल्ट्स बढ़िया थे। हालांकि लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर थोड़ा हल्का था, बट ओवरऑल वाई बेसिस पे क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखे तो बढ़िया थे। और मेरे हिसाब से आगे आने वाले दिनों में भी ऑटो इंसिलरी और ऑटो स्टॉक्स बढ़िया करेंगे। तो मुझे मदरसन सुमी पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन वेरी फ्रैंकली नहीं आता मेरे पास, क्योंकि दूसरे बहुत सारे आइडियाज ऑटो इंसिलरीज में जो कि मैं बहुत आगे पीछे देता हूं। तो जैसे कि जमुना ऑटो है, छोटे स्टॉक्स में बैंको प्रोडक्ट्स है, या फिर आपके जो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज है, ये सारे स्टॉक्स को देखा जा सकता है। गैब्रियल को मैंने दिया है। द लिस्ट इज लॉन्ग अगर आप ऑटो इंसिलरीज की बात करें। बट अशोक लेलैंड मुझे इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर लगता है, तो लिया जा सकता है स्टॉक को। बिल्कुल, अगले कॉलर से बात करें। महाराष्ट्र से ओमकार जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपका है? नमस्कार मैडम, मेरे पास हिम्मत सिंह सीड के 5000 क्वांटिटी है, 200 रुपए पे मेरी बाइंग प्राइस है। अभी इसे रखना है या इससे निकल जाना है? संदीप जी से पूछना है। क्या राय है आपकी हिम्मत सिंह पे? देखिए हिम्मत सिंह सीड की अगर बात करें तो मैं ये स्टॉक को वैसे देखिए वेरी फ्रैंकली रेकमेंड नहीं किया हूं, क्योंकि मुझे जो डेट्स है कंपनी में वो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं वो लगते थे। बाकी देखिए एक पुरानी कंपनी है और जो सेगमेंट है वो भी बढ़िया है, बट अगेन टेक्सटाइल का सेगमेंट बहुत ज्यादा वैसे परफॉर्म इन दिनों में नहीं किया। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी कंपनी को वैल्यूएशंस मिले हुए हैं, और उसके सामने अगर रिटर्न नंबर्स देखें या ग्रोथ के नंबर्स देखें तो मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगते हैं। और बाकी में स्टॉक चला बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में दूसरी आइडियाज कई हैं जो सस्ते हैं। अगर आप सियाराम सिल्क मिल देखें या अंबिका कॉटन देखें या आपके
नितिन स्पिनर्स है, इन सब स्टॉक्स पे ध्यान दिया जाए। बाकी मेरे हिसाब से डेट्स इज एन इशू। और देखिए पिछले साल लॉस में थी कंपनी, उसके सामने मतलब ऑल्टरनेट ईयर्स में लॉसेज आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और दूसरे स्टॉक में स्विच कर जाना चाहिए जहां पे रैली आना अभी बाकी है। तो ये रही राय आपके स्टॉक पर। संदीप जी की तरफ से हरिओम जी हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो जी पूछिए। मैडम ये सवाल था कि टाटा स्टील का जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है कि शॉर्ट टर्म के लिए? आपने ले रखा है कि अभी नहीं लिया है? हाँ मैंने ले लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही है कि शॉर्ट टर्म के लिए? ओके संदीप जी बस यही जानना चाहते हैं ये कि टाटा स्टील को लॉन्ग टर्म के लिए रखें कि शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए एक बार तो बड़ी तेजी आ चुकी है नीचे के लेवल से, और वैसे मेटल्स अभी अच्छा करेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और टाटा स्टील को देखिए लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी रख सकते हैं, हालांकि ये सिक्लिकल स्टॉक है, कमोडिटी स्टॉक है, तो जनरली इनकी एक साइकिल्स आती है तब ये बड़ी तेजी और बड़ा प्रॉफिट्स करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अगर वेरी फ्रैंकली बताऊं तो मैं माइनिंग वाले साइड में ज्यादा जाना चाहता हूं। अगर मेटल्स के स्टॉक्स में बात करें तो मुझे माइनिंग स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं, जैसे कि मैं एनएमडीसी के साथ जा सकता हूं, मैं माइकन अलॉयज एक स्टॉक है और आपके मॉली है, ये सब स्टॉक्स को मैंने आगे पीछे रेकमेंड किया। तो मुझे थोड़ा सा टाटा स्टील सर्टेनली देखिए लीडर है, टाटा स्टील सेल, ये दोनों, और सेल की तरफ रुझान मुझे ज्यादा जाता है क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में अभी अच्छा एक माहौल बना हुआ है, लोगों का इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, और जो पुरानी जो एसेट्स है उन सब की रिवैल्यूएशन हो रहा है। वो सेम चीज टाटा स्टील के साथ भी जाता है वैसे, बट स्टिल ये बने रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लिए हुए तो बने रहे, फ्रेश खरीदारी करनी है तो माइनिंग वाले मेटल स्टॉक्स में जाए। तो रही आपके स्टॉक पर राय, टाटा स्टील में बने रहने की सलाह आपके लिए। सोमवार के बाजार के लिए क्या रहे अब खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अब अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए फिर से लौटेंगे तो दुनिया भर के बाजारों के संकेतों को देखना जरूरी होगा। लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद क्या अमेरिकी बाजारों में 7वें दिन भी बड़ा उछाल दिखता है? वैसे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। पहली बात, हमारे अपने संकेतों में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि आज जिस तरह की खरीदारी हुई, स्पेशली आखिरी 1 घंटे में दिग्गजों में जो खरीदारी हुई, बैंक निफ्टी दोनों के बड़े स्टॉक्स देखिए जो तेज दौड़ लगाते हुए दिखे, पक्के तौर पर एफआईज की दमदार खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एफआई कहां जाएंगे, यही आएंगे और यही पैसा लगाएंगे, और वही होता हुआ दिख भी रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन भरपूर था। आइए इन सब संकेतों के दम पर करेंगे हम सोमवार के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत। देखते हैं अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत रहे तो तेजी से हम 21,500 के ऊपर और 48,200 के ऊपर बैंक निफ्टी पर खुलेंगे। लेकिन अगर कमजोरी का संकेत आया तो सपोर्ट अब बाजार के लिए थोड़ा नीचे की तरफ है। जी हाँ, सीधा अब निफ्टी पर जो सपोर्ट है इमीडिएटली वो करीबन आप समझ लीजिए 21,200-250 की रेंज में, उससे पहले कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं। और 21,500 के निकलने के बाद, उसके ऊपर निकलने के बाद निफ्टी खुले नीले आकाश में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 47,750 के आसपास पहला सपोर्ट है। 48,000 के ऊपर हम बंद हुए। 48,250 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी भी खुले नीले आकाश में ब्लू स्काई जोन में रहेगा। सो अपसाइड कितनी बनेगी ये तो आप ही देखें, क्योंकि डेटा कोई खास ऐसे नहीं है नहीं जो रुकावट दिखाए, बाजार एकदम अलग ही मूड में। लेकिन डाउन साइड रिस्क कितनी हो सकती है वो हमारे ध्यान में होनी चाहिए, तो उसको देखते हुए बाजार आपको खरीदारी पर का मौका देंगे। अगर किसी भी वजह से गैप डाउन ओपनिंग होती है, अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार आते हैं, तो वहां पर बनेगा आपके लिए खरीदारी का मौका। तो अगला हफ्ता भी एक्शन पैक रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और हमारे साथ है सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदी। बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कहां पर आप सोमवार के लिए मौके सजेस्ट करेंगी? गुड इवनिंग स्वाति जी। हमने देखा है कि बैंक निफ्टी जो है वो पूरे स्ट्रेंथ में है और यहाँ लाइफ टाइम हाई एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा जो रहेगा वो है बैंकिंग स्पेस में से एसबीआई। ये स्टॉक ने पूरे पीएसयू बैंक में हमने देखा है कि एक एक्शन है और ये स्टॉक जो है एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 650 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी।
9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 20 के एक टारगेट के लिए। दूसरा पिक जो रहेगा मेरा वो है गेल पे। ये स्टॉक में हमने देखा है कि काफी अच्छे लॉन्ग स्प्लिट अप होते हुए दिखे हैं और जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दिया है काफी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है और जो है कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है ये मोमेंटम। तो यहाँ पे 146 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 3 रुपए के स्टॉप लॉस और 7 रुपए के टारगेट के लिए। जी, तो बहुत धन्यवाद करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए शिवांगी सारदा आपका। और संदीप जी, आपको सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? देखिए अनिल जी, जब अभी लास्ट में कमेंट्री दे रहे थे तो उसमें हिंट दिया था कि काफी सारे बड़ी बैंक्स में बड़ी तेजी आई और एफआईआई में सर्टेनली बाइंग की हुई है। मैं पीएसयू बैंक्स के ऊपर बातें कर ही रहा था, तो वही तर्ज पे एक स्टॉक लाया हुआ है कैनरा बैंक, गजब का स्टॉक और गजब की तेजी आई है और बढ़िया लग रहा है अभी भी पीएसयू बैंक्स में। तो 449 पे बंद हुआ है, 457 460 का टारगेट लगा है और 445 का स्टॉप लॉस। जी, तो कैनरा बैंक में सोमवार के बाजार में खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। धन्यवाद करेंगे संदीप जी आपका, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए।